तो मैंने अब प्रश्न को ऊपर लिख दिया है। तो अब हमें इसे सिद्ध करने के लिए एक तल में एक त्रिभुज की आवश्यकता होती है, यानी कि ये एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक दिए हैं x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसको साइड में लिखता हूँ क्योंकि मैं और भी प्रक्रियाएं करनी है। x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी हम त्रिभुज बनाएंगे तो मैंने जैसे बनाया है वैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि त्रिभुज ऐसा क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, तो लिख लेंगे हम। तो इससे पहले, लिखने से पहले हम एक तल बना लेंगे जिसमें x अक्ष और y अक्ष होंगे, ठीक है। ये हमारा एक तल हो गया जिसमें x अक्ष और y अक्ष है, और हम इस तल में x और y अक्ष के प्रथम चतुर्थांश में त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी मान दी गई हैं वो क्या होती है, धनात्मक होती हैं, इसलिए हम इसे प्रथम चतुर्थांश में बनाते हैं। तो इस तल में ये हमारे प्रथम चतुर्थांश में है, तो ये हो गया x y o y डैश, ये हो गया x डैश, ये हो गया o और ये x, यानी कि एक तल में x अक्ष और y अक्ष है जो एक दूसरे को o पे काट रहे हैं, यानी कि मूल बिंदु पे, और जिसके प्रथम चतुर्थांश में जो हमारा ये त्रिभुज है जो कि एक तल में स्थित है। तो लिखेंगे हम भाषा। देखिए, पहले हम भाषा इसलिए बनाते हैं ताकि हम जब भी अपने सूत्र को देखें या किसी को सिद्ध करके हम दे रहे हैं तो वो ये समझ जाए कि हमने क्या क्या प्रक्रियाएं की है और फिर उसको सिद्ध किया है। तो इसलिए पहले भाषा बनाना आवश्यक होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, माना, क्योंकि हमने ये तल माने हैं, माना y डैश y o y डैश y o y डैश, या लिख दीजिए y डैश o y, माना y o y डैश तथा x o x डैश क्रमशः x अक्ष कमा y अक्ष है, और देखते हैं कि ये x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को मूल बिंदु पर काट रहे हैं, यानी कि x अक्ष और y अक्ष जब भी किसी बिंदु पे यानी कि लंबवत काटे तो वो हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो ये हो जाएगा, और मूल बिंदु O है। तो यहाँ तक ले हमने ये x अक्ष और y अक्ष की प्रक्रियाएं लिख दी। फिर देखिए यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 10 के कि मूल, कहीं पे नोट कर लीजिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। यह आपके प्रश्न में बहुविकल्पीय में कई बार पूछा जा चुका है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो हम याद रखेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, क्योंकि जब यहाँ पे एक दूसरे पे लंब होती है तो शून्य के इधर प्लस वाले माइनस वाले चलाते हैं, इधर प्लस वाले, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो 0,0 होंगे, यानी कि शून्य के निर्देशांक 0,0 होंगे तभी वो एक दूसरे पे लंब होंगे, यानी कि ये वो मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए, अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो तल में ये त्रिभुज हमने एक तल में लिया है, तल में एक त्रिभुज ABC मान लेते हैं, ABC है।
तल में एक त्रिभुज ABC है, यानी कि इसको A मान लिए, इसको B, यानी कि यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो तल में एक त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक A x1, y1, B x2, y2 और C x3, y3 है। यहाँ तक हमने जो भी प्रक्रियाएं की उसको लिख दिया है कि माना y o y डैश तथा x o x डैश x अक्ष यानी कि और y अक्ष है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष है। पहले y अक्ष लिख लीजिएगा क्योंकि हम पहले y लिखे हैं, y o y डैश लिखे हैं, फिर x o x डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा y अक्ष x अक्ष है और मूल बिंदु O है तथा तल में एक त्रिभुज ABCD है, यानी कि ये पूरा जो तल है ये सभी तल होगा, इसमें एक त्रिभुज ABCD है। और मैंने बताया कि इस त्रिभुज को इधर इसलिए लेते हैं कि हमारे सभी मान क्या है, धनात्मक है, यानी कि भुज भी प्लस है और कोट भी प्लस है। तो हम जानते हैं भुज और कोटि किस चतुर्थांश में प्लस होते हैं, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस होते हैं भुज और कोटि, ठीक है। इसलिए हमने त्रिभुज को इस साइड बनाया। और फिर जिसके शीर्षों के निर्देशांक, यानी कि पहले शीर्ष को A जिसके निर्देशांक x1 y1, दूसरे शीर्ष को B माना जिसके निर्देशांक x2 y2 और तीसरे शीर्ष को C माना जिसके निर्देशांक x3 और y3 है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सारी प्रक्रियाएं हो गई। अब देखिए हम इसमें और प्रक्रियाएं क्या करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि A से x अक्ष पे एक लंब डाल देते हैं जिसका हम नाम देते हैं AL, ठीक है। फिर B से x अक्ष पे लंब डाल देते हैं, B को इधर साइड में लिखेंगे, जिसका नाम दे देते हैं BM, यहाँ पे B। और फिर C से x अक्ष पे लंब डालते हैं जिसका नाम देते हैं हम CN। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मैं ये जो भी सिद्ध करा रहा हूँ ये अपने आप से नहीं करा रहा हूँ, ये सिद्ध की गई होती है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इसको बता देते हैं ताकि आप सीख जाएं कि ये किस प्रकार सिद्ध की गई होती है, ठीक है। ये सिद्ध जो हमें सूत्र दिया होता है, यानी कि जो भी हमने सूत्र को दिए होंगे हमें, वही ये सिद्ध किए होते हैं कि इस प्रकार ये सूत्र होता है, ठीक है। तो ये हम अपने आप से सिद्ध नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। सिर्फ हम बताते हैं कि इसे कैसे कैसे सिद्ध किया गया है। कोई भी टीचर आपको सिर्फ यही बताएगा कि इसे कैसे कैसे सिद्ध किया गया है, और वो सिद्ध जो गणितज्ञ सूत्र देते हैं वही स्वयं किए रहते हैं या कोई अन्य किया रहता है। तो देखिए ये हो गया हमारा इतना। अब हम क्या लिखेंगे, x अक्ष पे A से AL, B से BM और C से CN लंब डाला। इसे मिटाता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रूफ लिख लीजिएगा। प्रूफ लिख के फिर उसके बाद से ये लिखिएगा। तो इसे मिटाता हूं। अब देखिए फिर लिखिएगा, अब x अक्ष पर A से AL, B से BM व C से CN लंब डाला। तो इतनी प्रक्रिया है कि A से AL, B से BM और C से CN लंब डाला। C थोड़ा छोटा हो गया, इसे बड़ा कर देता हूं। तो देखिए जब इतनी प्रक्रियाएं हो जाएंगी तब देखिए क्या लिखेंगे। अब मैं इसे मिटाता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे नोट कर लीजिएगा।
अब देखिए इसे भी मिटाता हूँ, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, मैंने ये सिर्फ इस डायग्राम को समझाने के लिए रखा था। तो देखिए अब हम क्या देखते हैं कि जब ए के निर्देशांक x1, y1 हो है तब, यानी कि जब a के निर्देशांक x1 और y1 है तब हमारा क्या हो जाएगा, AL हमारा क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा AL क्या हो जाएगा हमारा y1, और हमारा फिर OL हो जाएगा x1। जितने भी विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि AL y1 और OL x1 क्यों होगा, तो आप ये जान ले कि आपने पढ़ा है कि y अक्ष पे लंबिक दूरी को भुज कहते हैं और x अक्ष पे लंबिक दूरी को कोट कहते हैं, यानी कि कोटि कहते हैं। ठीक है, तो y अक्ष पे लंबिक दूरी यानी कि भुज जो कि x होता है, यानी कि x अक्ष पे होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने x1 लिखा है क्योंकि हमारे ये भुज होता है, तो ये x1 हो गया, यानी कि y अक्ष पे लंबिक दूरी है। और फिर जो हमारा कोटि होता है वो x अक्ष पे लंबिक दूरी होता है, यानी कि हमारा ये AL जो कि हमारे ये कोटि होता है, यानी कि y1। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं उसका हल अवश्य दूंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए, तो ये तो हो गया जब A के निर्देशांक x1 y1 है तब AL हमारा, जो कि अभी बताया कि कैसे y1 होता है, और OL हमारा कैसे x1 होगा। ठीक है, कमा जब B के निर्देशांक यानी कि इस बिंदु के लिए x2, y2 है तब। तो अब देखिए जब हम B के लिए बात करेंगे तो मैंने जैसा कि A में समझाया वैसे ही सेम B में, तो ये हमारा x2 यानी कि हमारा OM हो जाएगा कितना, x2, यानी कि y अक्ष पे लंबिक दूरी को भुज कहते हैं, तो हमारा भुज कितना है, x2 है। और फिर BM यानी कि x अक्ष पे लंबिक दूरी, यानी कि x अक्ष ये है, उस पे लंबिक दूरी यानी कि लंब क्या है, BM है, तो वो कितना हो जाएगा, y2, यानी कि ये कोटि होती है, तो ये हमारा हो जाएगा y2। फिर देखिए जब इन दोनों बिंदु के लिए बात कर लिए तो अब एक बार इस बिंदु के लिए बात करते हैं। फिर तथा जब C के निर्देशांक x3, y3 है तब। अब हम अपने बिंदु C पे आते हैं। तो हमने 2 में तो आपको समझाया है, उसी प्रकार तीसरे में CN कितना हो जाएगा हमारा y3, और हमारा ON कितना हो जाएगा x3। तो ये हमारा हो जाएगा ON बराबर x3, CN बराबर y3। तो जब हम इतना मान निकाल लेते हैं तब हमें कुछ मानों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि इसका और ये टोटल mn का, यानी कि ml की मान की आवश्यकता पड़ेगी, ln और mn। मैं इसको निकाल लेता हूं और आपको बताता हूं कि मैंने इस मान को पहले क्यों निकाला है, मैं बताऊंगा आगे जब बढ़ेंगे तो पहले हम ml निकाल लेते हैं। चूंकि ml हमारा कितना हो जाएगा, ml यानी कि इस OL यानी कि इस पूरी दूरी में से OL में से OM घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा ml। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ से O से यहाँ तक
OL है और यहाँ से O से यहाँ तक OM है, यानी कि इतना में से इतना को घटा देंगे तो जो दूरी बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, ML बचेगा। यानी कि अब देखिए तो हमारा OL का मान कितना है, देख लीजिए इसमें OL का मान हमारा x1 है माइनस, अब OM का मान कितना है देखिए यहाँ पे x2 है, यानी कि ये हमारा आ गया ML जो कि x1 माइनस x2। फिर से कमा हम निकाल लेंगे LN को, तो LN बराबर कितना हो जाएगा, जैसा कि मैंने इसमें समझाया कि ON में से OL को घटा देंगे तो जो दूरी बचेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, LN। तो ये हो जाएगा ON माइनस OL। तो ON देखिए हमारा मान कहाँ पे, ये N है। तो देखिए हमने ON का मान कितना निकाला है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे इन तीनों में देखिएगा कि हमने ON का मान कितना निकाला है। तो ON का मान हमने x3 निकाला है, यानी कि x3 माइनस, अब OL का मान कितना निकाला है, x1 निकाला है, यानी कि x1। आप घर पे एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना गारंटी है मेरा कि आपको पूरा याद हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो एक बार चेक कर लेता हूं तो कट तो नहीं रहा है, तो चलिए सही है, कट नहीं रहा है, लेकिन ये इधर का नहीं आ रहा है, तो मैं इस अक्ष को थोड़ा छोटा कर देता हूं और यहाँ पे x लिख देता हूं, ठीक है। तो देखिए तो जब ये हो जाएगा फिर हम एक बार MN को निकाल लेंगे। तो MN को इस साइड में निकाल रहा हूं, आप यहाँ पे इसके नीचे निकालिएगा, इसको या इसके बगल में निकालिए या नीचे निकालिएगा। तो MN बराबर कितना हो जाएगा, ON में से हम यदि ON में से OM घटा ले तो ये टोटल दूरी हमारी MN हो जाएगी। तो कर लेंगे ON माइनस OM, यानी कि अब देखेंगे ON का मान कितना यहाँ पे है, ON का मान x3 है और OM का मान कितना है हमारे यहाँ पे x2 है, यानी कि x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। तो अब हमें चूंकि इन सभी मानों की आवश्यकता पड़ने वाली है और हम इन सभी मानों की सहायता से अपने सूत्र को सिद्ध करेंगे, जो कि होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तो आइए अब हम इसको इन सभी मानों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। हमारे पास चूंकि स्पेस कम है, नोट कर लीजिएगा सबको। अब हम सभी मानों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ MN ही रहने दीजिए, आपने समझ गया है कि MN बराबर कितना होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ AL बराबर y1। आप ये सब मत लिखिएगा क्योंकि मुझे सिद्ध करना है, इसलिए मैं यहाँ पे बगल में लिख रहा हूँ। हमारे पास जगह नहीं है, नहीं तो कॉपी जैसे लंबी होती है वैसे हम लोग भी सिद्ध कर देते हैं। कमा OM बराबर x2, BM बराबर y2, फिर से ON बराबर x3 और CN बराबर y3। फिर से ML बराबर OL माइनस OL, सॉरी ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और फिर से LN बराबर x3 माइनस x1। तो आप इन चीज़ों को मत लिखिएगा क्योंकि आपने इन सभी मानों को नोट किया है, इसलिए आप इन चीज़ों को नहीं लिखिएगा। सिर्फ मैंने मान को रखने के लिए ये चीज़
रखा है ताकि मुझे पता चले किसका मान हमने कितना निकाला है। ठीक है, तो आइए अब हम निकालते हैं अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि हमारे पास जो त्रिभुज है वो क्या है, हमारा ये वाला हिस्सा है हमारा त्रिभुज, ये वाला हिस्सा, ये टोटल एरिया यानी कि दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा त्रिभुज ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए हम क्या करेंगे इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार ये हमें एक समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमने अपने त्रिभुज को टेढ़ा बनवाया था कि हमें समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो। तो देखिए कैसे कैसे होगा, हम बता रहे हैं पहली बार कि कैसे कैसे होगा। पहली बार में हमें एक ये समलंब चतुर्भुज प्राप्त है, यानी कि जो कि है ABML। तो एक बार इस पे वर्क करेंगे, फिर हमें दूसरी बार एक समलंब चतुर्भुज प्राप्त है ALNC, यानी कि जो ऐसे है, ये दूसरा समलंब चतुर्भुज है जो कि है ALNC। फिर देखिए एक बार हमें ये समलंब चतुर्भुज प्राप्त है BCMN, यानी कि जो कि यहाँ से ये हमारा त्रिभुज इसलिए हमने टेढ़ा बनवाया था कि ये हमें समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो। चूंकि समलंब हमारा चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है, हल्का टेढ़ा होता है, ऐसा होता है समलंब चतुर्भुज। और ये लाइन आधार इसलिए हमने टेढ़ी करके बनवाई, जो कि आपके बुक में बनाया होता है, ये हमने नहीं बनवाई, ये जो सिद्ध किए रहते हैं वही स्वयं दिए होते हैं। तो ये इसलिए लाइन टेढ़ी दी गई होती है ताकि हमें ये एक बड़ा वाला समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक समलंब चतुर्भुज प्राप्त हुआ, ये वाला बड़ा वाला, और पहली बार प्राप्त हुआ था ये वाला हिस्सा। ध्यान से समझिएगा, यदि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो यहीं से पूरा सूत्र नहीं समझ में आएगा। दूसरी बार ये वाला, यानी कि प्रथम ये, द्वितीय ये और तृतीय, यहाँ से इसको हटा दीजिए, मान लीजिए इसको हटा दिया तो तृतीय हमारी ये बड़ी वाली प्राप्त हुई। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, वैसे वैसे समझाऊंगा, आप समझ जाइएगा। देखिए तो जब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि ABC का, तो देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। आप इसके उधर लिखिएगा, सामने लिखिएगा, हमारे पास जगह नहीं है। तो देखिए क्या लिखिएगा, समलंब चतुर्भुज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, हमारे पास उतना जगह नहीं है। ABML, ठीक है, प्लस समलंब चतुर्भुज ALNC, और इन दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल, और इन दोनों को हम जोड़ के यानी कि इस पूरे पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, इसको जोड़ लेंगे इसका क्षेत्रफल निकाल के, और इसका क्षेत्रफल हम इसके साथ जोड़ लेंगे ALNC, यानी कि इन दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ लेंगे। ठीक है, और हम घटा देंगे, इसको घटा लेंगे समलंब त्रिभुज बना दिया, चतुर्भुज BMNC। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जैसे एक बार और डायग्राम बना के अच्छे से समझाता हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा फिगर हो गया, नामकरण हो गया ABMLNC। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा।
एक बार इस समलंब चतुर्भुज को लिया जिसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, फिर दूसरी बार इस समलंब चतुर्भुज को लिया जिसका मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ दिया तो अब क्या किया, इसका क्षेत्रफल निकाला, इसका तीसरे वाले का। अब हम जानते हैं कि जब इन दोनों को जोड़ के इस तीसरे वाले को हम क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाला एरिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे सेम इसका ABC का, यानी कि हम इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ जोड़ देंगे। बड़े बड़े वाले ये जो दिख रहे हैं खड़े वाले, इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे और ये हमारा जो बड़ा वाला दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो हमारा बचा कितना होगा, ये वाला ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो पीछे करिए और उसके बाद देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार, और तीसरी बार में पक्का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो मैं एक बार लिख देता हूं यहाँ पे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। अब मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि आपने इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं पे बगल में नोट कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट मान को रखेंगे, सूत्र को नहीं लिख रहे हैं। आप सूत्र को बगल में कहीं पे लिख लीजिएगा, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो चूंकि हमारा क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो देखिए, तो पहले के लिए समलंब चतुर्भुज ABML के लिए 1/2 जो कि हम अपने सूत्र में मान रख ले हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो BM है, यानी कि जो ऐसे हम कर रहे हैं ABML, तो हम देख रहे हैं कि जो समांतर भुजाओं का योग, यानी कि BM समांतर है किसके, AL के, तो लिख देंगे समांतर भुजाओं का योग यानी कि BM प्लस AL, BM प्लस AL। फिर कह रहा है ऊंचाई, तो हमारी ये ऊंचाई हो जाएगी जब हम इसको पट करेंगे, यानी कि समझिए ये खड़ाई है, ये समलंब चतुर्भुज खड़ाई है। ठीक है, मैं आपको ऐसे पट करके बता रहा हूं, ABML, तो हमारा ऊंचाई क्या होगा, ये नीचे वाला भाग होगा, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला होगा, ये वाली भुजा होगी, ML ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणे ML, तो ऐसे ही लिख देता हूं ML क्योंकि यहाँ पे इंटू है। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने दूसरे वाले में समझेंगे, तो उसके लिए भी सेम सूत्र, क्योंकि वो भी एक समलंब चतुर्भुज है जो कि ALNC है, तो इसके लिए भी 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जैसे कि मैंने पहले में समझाया कि इसमें भी AL समांतर होगा किसके, CN के, तो लिख देंगे AL प्लस CN। और फिर कह रहा है ऊंचाई, तो मैंने बताया कि इसका ऊंचाई ML जैसे बताया, सेम टू सेम इसका भी ऊंचाई वैसे ही होगा LN। आप NL जो भी लिखे, यानी कि जितने तरह से उसका नामकरण करना संभव है वैसे कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, LN, चाहे तो आप NL भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस हमें क्या करा है, समलंब चतुर्भुज BMNC का क्षेत्रफल, यानी कि अपने बड़े वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि हमारा कुछ ऐसा है, BCNM, जो कि कुछ ऐसा है। एक बार चेक कर रहा हूँ, कट तो नहीं रहा है।
तो चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सूत्र, सेम सूत्र सब में लगेगा क्योंकि सब समलंब चतुर्भुज है। तो ये भी हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि BM CN के समांतर होगा तो हो जाएगा BM प्लस CN। BM यानी कि ये समांतर, ये BM प्लस CN। और ऊंचाई यानी कि जब इसको हम ऐसे करेंगे, घुमा देंगे ये मान लीजिए हमारा बड़ा वाला है, जब इसको घुमा देंगे तो ऊंचाई हमारी ये वाली भाग होगी, यानी कि ML BC। यानी कि जब ये हमारा ये सीधा था, इसको घुमा दिया तो हमारे ऊंचाई ये वाली होगी। मैं आपको घुमा के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साफ दिख रही है कि ऊंचाई यही वाली होगी, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ। क्योंकि आप जब भी समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे तो ऐसा बहुत कम ही पढ़े होंगे, यानी कि इस टाइप का बहुत कम पढ़े होंगे। आप साधारणतः इसी टाइप के पढ़े होते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ जिसमें ये ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी ऊंचाई कितना हो जाएगा, MN। तो अब हमने अपने पूरे डायग्राम को मिटा दिया है और अपने त्रिभुज की क्षेत्रफल को यहाँ पे लिख दिया जो जो हमने किया था। तो अब देखिए, अब हम इनके मानों को इसमें रखेंगे तो हमारा जो है क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। तो देखिए हमारा यहाँ पे 1/2 तीनों में है, तो तीनों में से हम 1/2 निकाल लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा बचेगा BM प्लस AL इंटू ML प्लस इसमें AL प्लस CN इंटू LN, फिर अपने तीसरे में माइनस BM प्लस CN इंटू MN। तो तीनों में 1/2 था, इसलिए हमने तीनों में से 1/2 को बाहर निकाल लिया। अब देखिए इनके मानों को यहाँ पे अब रखेंगे, यानी कि 1/2 इंटू BM का मान देखिए हमारा कितना है y2, फिर से AL का मान कितना है प्लस y1, फिर हमारा देखिए ML का मान कितना है x1 माइनस x2, फिर यहाँ का प्लस, इसमें आइए AL का मान कितना है y1, फिर से CN का मान कितना है देख लीजिए y3 प्लस y3, और LN का मान कितना है, तो ये हमारा x3 माइनस x1 है, x3 माइनस x1। फिर इसमें आइए माइनस, यहाँ का माइनस, फिर BM कितना है हमारा y2, फिर से हमारा CN कितना है प्लस y3, और हमारा जो MN है x3 माइनस x2। तो एक बार इन मानों को मिला लेते हैं। हमारा BM यहाँ पे जो कि x2 है, AL है y1, ML है x1 माइनस x2, फिर से AL हमारा कितना है y1, CN कितना है हमारा y3, LN कितना है हमारा x3 माइनस x1। फिर इसमें BM हमारा कितना है y2, CN कितना है हमारा x3 यानी कि y2 प्लस y3, फिर से हमारा MN कितना है x3 माइनस x2। तो चलिए सही इसे मिटा देते हैं। अब देखिए तो ये सभी गुणा के रूप में है, तो गुणा कर लेंगे 1/2 इंटू y2 में x1 से गुणा होगा तो हो जाएगा y2 x1,
फिर y2 में माइनस x2 से होगा तो माइनस y2x2। फिर y1 में x1 से होगा तो प्लस y1x1। फिर y1 में माइनस x2 से होगा तो माइनस y1x2। फिर अब आइए दूसरे वाले में, y1 में x3 से होगा तो y1x3। फिर y1 में माइनस x1 से होगा तो माइनस y1x1। फिर y3 में x3 से होगा तो y3x3 प्लस y3x3। फिर y3 में माइनस x1 से होगा तो y3 माइनस x1। अब आइए अपने तीसरे वाले ब्रैकेट में, माइनस y2 में x3 से होगा तो y2x3। फिर से y2 में माइनस x2 से होगा तो माइनस y2x2। फिर से y3 में x3 से होगा तो प्लस y3x3। फिर y3 में माइनस x2 से होगा तो माइनस y3x2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे कोष्ठक को हटाएंगे। इसे नोट कर लीजिए, इसे मैं मिटा देता हूं, इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जब हम अपने छोटे कोष्ठ को हटा देंगे तो हमारा इस कोष्ठ के बाहर प्लस का चिन्ह है, इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही लिख लेंगे जैसा है। x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2। अब चलिए दूसरे वाले में, तो कोष्ठक के आगे प्लस है इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं, प्लस माइनस में कुछ अंतर नहीं होगा, वैसा ही का ही वैसा उतर जाएगा। अब अपने तीसरे में आ जाइए, तो हम देख रहे हैं कि तीसरे वाले में ब्रैकेट के आगे माइनस है, इसलिए प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा y2x3। फिर देखिए यहां से आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा y2x2। फिर इसमें आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा y3x3। फिर इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा y3x2। अब जो कटेगा उसे हम कटा लेंगे, जो नहीं कटेगा उसे हम छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे y2x1, देखिए प्लस में y2x1 है तो माइनस में y2x1 कहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे y2x1 कहीं पे है, नहीं है। फिर अब दूसरे वाले को चेक कीजिए, y2x2, तो यहाँ पे माइनस में y2x2 है और वहां पे देखिए प्लस में y2x2 है, कट जाएगा माइनस प्लस। फिर अब चेक करिए y1x1, तो यहाँ पे प्लस में y1x1 है, यहाँ पे माइनस में y1x1 है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। इसके लिए देखिए y1x2 कहीं पे है, y1x2 नहीं है। इसके लिए देखिए y1x3 कहीं पे है, नहीं है। इसको चेक कीजिए अब y3x3, तो यहाँ पे y3x3 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, माइनस प्लस कट जाएगा। अब इसके लिए ये चेक कीजिए y3x1 कहीं पे नहीं है, y2x3 कहीं पे नहीं है, और ये भी। तो गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6,
अब इन 6 को, इसको नोट कर लीजिए। अब इस 6 को हम अपने नीचे लिख लेंगे। तो आपने जब नीचे लिख लिया इस 6 को, तो ये हो गया y2 x1 पहला है हमारा, दूसरा है माइनस, दूसरा है y1 x2, तीसरा है y1 x3, चौथा है माइनस y3 x1, यहाँ पे पांचवा यहाँ पे वो भी है माइनस y2 x3, छठा है y3 x2। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्या करेंगे, x1 वाले को पास में, x2 वाले को पास में और x3 वाले को पास में, तो लिख लेंगे ऐसे ही 1/2। अब देखिए x1 वाले कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसे लिख लेंगे, एक कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, माइनस x3 x1, 2 हट गए, दोनों को यहाँ पे लिख लिया। अब x2 वाले को देखेंगे तो एक x2 वाला यहाँ पे है प्लस x3 x2, फिर देख रहे हैं कि दूसरी वाला यहाँ पे है जो कि माइनस में x1 x2 है, दोनों हट गया। तीसरा वाला देख रहे हैं यहाँ पे है x3 वाला y1 x3, और चौथा वाला यहाँ पे है y2 x3। यानी कि हमने सिर्फ इसमें क्या किया, मान हमारा वही समान है, सिर्फ क्या किया, स्थान परिवर्तन किया, यानी कि x1 वाले को पास में, x2 वाले को पास में और x3 वाले को पास में, सिर्फ चेंज कर दिया उनका स्थान। अब हम इसे ऊपर लिखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आप इन दोनों में क्या दिख रहे हैं, इन दोनों में कि x1 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 x1 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, y2 माइनस y3। इन दोनों में से x1 कॉमन लेंगे तो y2 माइनस y3 बच जाएगा, फिर प्लस ये वाला प्लस। अब इन दोनों में आप क्या दिख रहे हैं कि इन दोनों वाले में दिख रहे हैं कि y2 कॉमन हो जाएगा, प्लस सॉरी y2 नहीं प्लस x2 कॉमन होगा, तो बचेगा क्या, y3 और माइनस में y1। फिर आप इन दोनों में दिख रहे हैं, इन दोनों में x3 कॉमन हो जाएगा प्लस x3, तो ये वाला प्लस यहाँ पे और x3 कॉमन हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ हमारा y1 माइनस y2। अब देखिए जो कि हमें सिद्ध करना था सूत्र, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सिद्ध हो चुका है कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना कैसे आया। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों के पास शेयर करें।